हेलो एवरीवन, दिस इज़ परिनीता। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट है, आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। आज मैं आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि अब पेपर प्रेजेंटेशन टिप बहुत ही ज़रूरी आ गई है, स्पेशली फॉर द बोर्ड क्लास, जो कि अभी ऑब्जेक्टिव पेपर देके अभी सब्जेक्टिव पेपर देने की बारी आई है। तो बहुत ही जो कि डर सा लग रहा है ना कि अभी ऑब्जेक्टिव दिया है, अब सब्जेक्टिव देना पड़ेगा, कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से हम 100 आउट ऑफ 100 अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन कुछ 15 पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स प्लस लास्ट में 2 बुलेट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। ओके, तो अब ये वीडियो कोई स्पेशल क्लास के लिए नहीं होने वाली है। ये वीडियो आप कोई भी क्लास के बच्चे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर आपका होना है, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट, एनी क्लास, यू आर वेलकम टू माय वीडियो। तो अब पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी है देनी, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि हमको एक्सपीरियंस भी किया होगा या तो कि हमको पेपर सारा आता है, सारे आंसर्स आते हैं और हम सारे अटेम्प्ट भी करके आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स कट गए हैं, हमें फुल मार्क्स जितनी एक्सपेक्टेशन से उतने नहीं मिले हैं। तो देखो, उसमें ना कहीं पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करता है। पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं और कई बार तो इतना अच्छे तरीके से कोई बच्चे पेपर प्रेजेंट करते हैं जिसकी वजह से टीचर उनके जो है मार्क्स भी कई बार जो है वो उसकी गलतियों को भी इग्नोर कर देता है। सो इस तरीके से हम कैसे पेपर प्रेजेंट करें, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। डोंट बी टू सेल्फिश, आपके फ्रेंड्स को भी पता चल जाए, वो भी अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करके आए, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करना। और ऐसी नई नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी टिप्स जो है वो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर पेपर पे टिप्स लिख ली हैं ताकि कोई भी टिप मिस ना हो जाए। तो पहली टिप ये है कि ऐसे इस तरीके से हमें पेपर को लिखना है कि हमें ये मानना है कि जो चेकर है उसे कुछ नहीं पता। कई बच्चे क्या करते हैं, जो मेनली जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है या तो एसएसटी का, हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ना टीचर को सब कुछ पता है। और मेनली जो 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम टू द पॉइंट आंसर देते हैं। तो स्पेशली इन इंग्लिश हमें टू द पॉइंट आंसर्स नहीं देने चाहिए। हमें इस तरीके से अपने पेपर को, इस तरीके से अपने आंसर को लिखना चाहिए कि ये मानना चाहिए कि चेकर को कुछ नहीं पता, चेकर डू नॉट नो एनीथिंग। यानी कि हमें ये मानना चाहिए कि वो एक बच्चा है जिसे डाउट है, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपको उसको अच्छे तरीके से लिखकर एक्सप्लेन करना है। राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमें इस तरीके से आंसर नहीं लिखना ये एज्यूम करते हुए कि चेकर को तो सब कुछ पता है और टू दी पॉइंट आंसर लिखना है। नहीं, हमें इस तरीके से आंसर लिखना है ये सोच के कि चेकर को कुछ नहीं पता और हमें अपने वर्ड्स में उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो दैट इज टिप नंबर 1। अगर आप इस तरीके से अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करोगे तो टीचर बहुत ही इंप्रेस होगा और वो डेफिनेटली आपको मार्क्स पूरे दे देगा। तो टिप नंबर 2 इज हैंड राइटिंग। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि अगर किसी की हैंड राइटिंग पुअर है तो उसे इम्प्रूव करो, अभी हमारे पास वक्त है। हैंड राइटिंग, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इतनी सुंदर मोती के जैसी हैंड राइटिंग एग्जाम में लिख के आनी है, बिल्कुल नहीं। इतनी अच्छी हैंड राइटिंग लिखने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट हमारी हैंड राइटिंग इतनी हो कि टीचर को समझ में आ जाए, जो चेक कर रहा है उसे समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है, बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको आता सब कुछ है, वो आंसर पूरा लिख के आया है, इतना बड़ा लिख के आया है, मतलब जितनी वर्ड लिमिट थी उसमें लिख के आया है, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी नहीं हैं और जो पूछा गया है वो भी दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी उसको मार्क्स नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि जो उसने लिखा है वो समझ ही नहीं आ रहा है चेकर को, जो चेक कर रहा है। ठीक है, अगर उसे समझ में ही नहीं आएगा कि तुम लोगों ने लिखा क्या है तो वो उसको नंबर कैसे देगा? फिर वो तो ये सोचेगा कि पता नहीं इसने क्या लिख रखा है, लेकिन इतना बड़ा लिखा हुआ है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी मुझे दिख रहे हैं इसमें, तो चलो 5 में से 3.5 नंबर दे देता हूँ, 3 नंबर दे देता हूँ, ये होता है। तो अपनी हैंड राइटिंग को कम से कम इतनी लिख के आनी है हमें कि ताकि हम जो टीचर को पढ़ते समझ में तो आ जाए कि बच्चे ने लिखा क्या हुआ है। टीचर को पढ़ने के लिए फोर्स ना लगाना पड़े कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो अगर हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं है, अगर पुअर है, तो अभी से काम पे लगो और इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। टिप नंबर 3 इज स्पीड।
भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड मैं क्यों कह रही हूँ, देखो पेपर में ना मोस्टली पैटर्न ये होता है कि पहले तो शॉर्ट को आंसर क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस के मार्क्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, फिर लॉन्ग पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जब शुरू में पेपर आता है, हमारे अंदर फुल जोश होता है, तो हम एक शॉर्ट आंसर को भी, एक 1 मार्कर को भी ना 2-3 लाइंस में लिखते हैं, 3 मार्कर को भी। ऐसा ना अक्सर मेरे साथ होता था। शुरू के जो क्वेश्चन है ना उसको मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, आप लोग भी करते होगे, इतने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आखिरी में जो क्वेश्चन रह गए, जिसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है उसके लिए टाइम ही नहीं बचा और उसको फटाफट लिख करके आ गए। तो हमें अपना जो टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, हमें अपनी स्पीड रखनी है लिखने की, ठीक है, हमें अपनी स्पीड बढ़ाकर करना है। ऐसा नहीं है कि पहले के आंसर्स में हमें जो है इतना टाइम वेस्ट कर देना है, इतना सुंदर लिखना है कि टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े कि लास्ट में हमारे पास टाइम ही नहीं बचे। तो हमें अपनी एक टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। टाइम मैनेजमेंट और स्पीड, ये थर्ड टिप में ही आ गई कि टाइम भी मैनेज करके चलना है कि किस सेक्शन के लिए, कितने क्वेश्चंस के लिए मुझे कितना ज़्यादा टाइम जो है चाहिए और कितनी स्पीड में मुझे लिखना है। तो मेंटेन योर स्पीड एंड लर्न टू मैनेज दी टाइम। और ये कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितने सैम्पल पेपर आप लोग सॉल्व करोगे उतना आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। फोर्थ इज स्पेस। तो मैंने कई बच्चों को देखा है, मतलब बहुत ही कंजस्टेड स्पेस में वो आंसर्स को लिखते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। देखो हमें शीट की कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही आपके घर से शीट जा रही है, ठीक है, और ना ही हमने कहीं से चैलेंज ले रखा है कि हमें तो भाई एक शीट में ही आंसर कंप्लीट करके आना है। और ऐसा चैलेंज कभी लेना भी मत, कि ना ही ऐसा सोचना कि एक शीट में ही हमको पेपर खत्म करके आना है। नो, क्यों करके आना है, शीट्स बहुत हैं, कोई मना नहीं है, आपको जितनी शीट लेनी है आप ले सकते हो, तो क्यों नहीं, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट, यानी कि अगर हम एक क्वेश्चन लिखने के बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो कम से कम एक लाइन का तो स्पेस दो, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो इतना स्पेस भी नहीं देना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इतना ज़्यादा स्पेस दे देते हैं ताकि टीचर को लगे बहुत लेंथ है। ऐसा नहीं होता है, टीचर आंसर को पढ़ता है, वो सिर्फ लेंथ देख के नंबर नहीं देता है, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। तो स्पेस इतना ज़्यादा भी नहीं छोड़ना कि ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना, और इतना कम स्पेस भी नहीं छोड़ना, थोड़ा कंजूस भी नहीं बनना, ठीक है। इतना जितना स्पेस चाहिए, जैसे एक आंसर के बाद दूसरा आंसर लिखना शुरू किया तो आप एक लाइन का स्पेस दे दो, इट्स इनफ। फिफ्थ पॉइंट आता है मार्जिन। तो अब जो मार्जिन देते हैं, हम साइड में लाइंस लगाते हैं, तो कई बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा मार्जिन दे देते हैं। उनको लगता है कि हमारा इतना ज़्यादा मार्जिन देने के बाद जब हम आंसर लिखेंगे तो ऐसे लगेगा कि एक आंसर आधे पेज का या तो एक आंसर 1 पेज का है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि चेकर को भी जो है एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उसे पता है कि भाई इतने खुले मार्जिन क्यों छोड़ के रखे हैं, और वो पेपर को ना गंदा भी लगाता है, गंदा दिखता है उससे पेपर। तो हमको इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना। जैसे ये जो हमारा पेपर है इसमें इतना मार्जिन है, इट्स इनफ, ये भी बहुत इनफ है। इससे भी कम मार्जिन अगर आप थोड़ा छोड़ो तो दैट विल बी बेटर। तो इतना ज़्यादा मार्जिन भी जो है हमको हमारे आंसर शीट्स में नहीं छोड़ना है। 6th पॉइंट इज बुलेट पॉइंट, यानी कि हमें अपने आंसर्स बुलेट पॉइंट में देने हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो एसएसटी के एग्ज़ाम में और साइंस के एग्ज़ाम में। क्यों ऐसा कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि पैराग्राफ में आंसर बिल्कुल नहीं देना, आई एम सेइंग कि अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ। पैराग्राफ में लिखने को हमको अवॉइड करना है। क्यों करना है, देखो अब जो चेकर है, जो चेक करने के लिए बैठा है, उसके पास आपकी एक कॉपी नहीं है, यानी कि एक पेपर उसको चेक नहीं करना है, उसके पास बहुत सारी कॉपीज़ हैं, उसी क्लास की कॉपीज़ हैं, वही पेपर है, यानी कि उसको एक आंसर को कितनी बार चेक करना पड़ रहा है ना। अब कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उसको एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना, इट्स सो बोरिंग, राइट। तो अपने आंसर्स, अब इतना बड़ा पैराग्राफ लिखोगे ना तो टीचर देख के ही कहेगा हे भगवान फिर से इतना बड़ा पैराग्राफ। तो इतना बड़े बड़े पैराग्राफ में अवॉइड करो लिखना, हो सके तो बुलेट पॉइंट्स बनाओ। बुलेट पॉइंट से क्या होगा, टीचर देखेगा, पॉइंट देखेगा, हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसमें लिखी हुई हैं, यू विल गेट योर मार्क्स। तो मेक श्योर टू write your answers in bullet points. I'm not saying it's necessary to write your answer in points, but avoid writing answers in paragraph. Try to make points, okay? और प्रैक्टिस करोगे, जितने सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना बिल्कुल आ जाएगा। 7th इज डू नॉट डेकोरेट योर एग्जाम पेपर। नाउ ये ना उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है जो बच्चे क्या करते हैं, मतलब वो वाले बच्चे जिनकी कॉपी खोल के देखोगे ना, टीचर भी बच्चे भी सब देखेंगे वाओ, ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, प्लीज़
पेपर को डेकोरेट मत करो। एग्जाम डेकोरेट करने का आपको नंबर कोई नहीं देगा। अगर आपने पहले क्वेश्चंस इतने अच्छे से डेकोरेट कर रखे हैं और बाद के आपको टाइम नहीं लगा, छूट गए, तो टीचर ये नहीं सोचेगा कि बच्चे ने इतना डेकोरेट कर रखा है, मैं लास्ट वाले नंबर भी बच्चे को दे देता हूँ। नो, आपको वहाँ पर आंसर अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलेंगे, ना कि उसको डेकोरेट करने के। हाँ, पेपर हो गया, उसके बाद रिवीजन हो गई, उसके बाद जितना डेकोरेट करना है करो, टाइम बचा है, जितना डेकोरेट करना है करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी डेकोरेशन की नहीं है। डू नॉट डेकोरेट योर एग्जाम पेपर। 8th टिप इज मेक हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ये बहुत ही इट्स ऑप्शनल। वैसे तो हर एक क्वेश्चन में हेडिंग बनाना इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर हम हेडिंग बना के आंसर्स को फ्रेम करते हैं तो वो बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और मार्क्स गेनिंग भी है। स्पेशली SST के एग्ज़ाम में अगर हम हेडिंग्स बना करके अपने पेपर को लिख के आते हैं, अब जैसे कि लेट मी गिव यू एग्जांपल, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर मैं एक हेडिंग बनाती हूँ और उसको एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स भी लिख के आती हूँ ना, तो टीचर डेफिनेटली हमें 5 पॉइंट दे देगा, 5 मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर मैं वही हेडिंग की बजाय एक एक लाइन का आंसर दे के आती हूँ, तो टीचर जरूर ये एक्सपेक्ट करेगा कि बच्चे ने अगर एक एक लाइन का एक पॉइंट लिख रखा है तो वो कम से कम 8 to 9 पॉइंट्स, 7 to 8 पॉइंट्स दे, तभी उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये मतलब एक अच्छा इंप्रेशन भी लगता है कि जब आप हेडिंग बना करके लिखते हो, तो इट्स नॉट ऑप्शनल। और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें नहीं करना, अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें आप जो है हेडिंग बना कर लिखो तो वो बहुत बेटर रहेगा। लेकिन फिर इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट नेसेसरी कहीं हेडिंग बनाने के चक्कर में पेपर छूट जाए। उसके बाद आता है कटिंग मैनर। तो कटिंग मैनर जो है हमको थोड़ा सा अपना इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि हमारा बहुत मतलब एक कटिंग मैनर हमारा क्या रहता है, हम लोग ऐसे ऐसे करके कट करते हैं। देखो लाइक दिस, हम लोग हमेशा इस तरीके से कट करते हैं, कुछ भी लिखा ऐसे ऐसे करके कट किया। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, और दूसरा इससे हमारा पेपर जो है वो गंदा भी लगता है। तो अगर हमने कुछ वर्ड लिखा, अगर वो गलत हो गया, तो उसको अगर हम ऐसे लाइन से कट कर देंगे ना, तो वो बहुत ही ठीक लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके हमें कट नहीं करना है, कटिंग मैनर है, एक सिंपल लाइन से अगर हम काट देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। जैसे ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट किया, ये वाला कट नहीं करना आपको, इस तरीके से अगर आप कट करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इट्स अ कटिंग मैनर, जिससे कि जो टीचर है, जो चेकर है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जो है जाता है। नाउ 10th टिप इज रिवाइज योर पेपर अगेन एंड अगेन। अब ऐसा नहीं कि एक आंसर हो गया उसको रिवाइज किया, दूसरा हो गया उसको रिवाइज नहीं, एक बार अपना पेपर कंप्लीट करो। अगर पेपर कंप्लीट हो जाए तो उसे रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करने से क्या होगा, आप अपनी गलती खुद ही पकड़ोगे। ठीक है, जब हमने कोई चीज़ लिखी, जब हम उसको रिवाइज करेंगे तो जो हमारी गलतियां हैं वो इम्प्रूव होंगी, वो हमें खुद से दिख जाएंगी कि मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया। तो हेड डाउन करके पेपर में नहीं बैठ जाना एग्जामिनेशन हॉल में। अगर पेपर हो गया तो हो गया, चलो बैठ जाओ हेड डाउन करके, नो, रिवाइज योर पेपर अगेन एंड अगेन। एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, जितनी बार करोगे उतनी गलतियां निकलेंगी। और आई एम गारंटेडली मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप पेपर को रिवाइज कर रहे हो ना, तो आपके 3 से 4 नंबर तो आपके कटने से बच जाते हैं। नेक्स्ट टिप इज अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अब ये स्पेशली अलग से नहीं करना है, ना ही एक आंसर के बाद आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। पेपर जब खत्म हो जाए, ठीक है, जब पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब हम रिवाइज करेंगे तो टेक अ पेंसिल इन योर हैंड्स। पेंसिल लेकर के जब आप रिवाइज करोगे तो जो कीवर्ड्स हैं, अंडरलाइन दैट कीवर्ड्स। अलग से अंडरलाइनिंग नहीं करनी है कि पेपर तो कंप्लीट हुआ नहीं, एक एक आंसर के बाद हम लोग कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने लग गए या एक सेक्शन के बाद अंडरलाइन करने लग गए। नो, जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, एट द टाइम ऑफ रिवाइजिंग, रिवाइज करते करते अपने कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करो। इट्स ऑप्शनल, अगर टाइम बचे तो ही अंडरलाइन करना। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के चक्कर में अपना पेपर मत छोड़ के आना। ठीक है, उसके बाद आता है अच्छा ठीक है, जो हमारा पेपर होता है जिसमें लिखने वाला पेपर होता है, थ्योरेटिकल होता है, उसमें तो हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। लेकिन मैथ्स में तो जो मैथ्स में जो हमारा आंसर लिखता है ना, अगर आप उसको बॉक्स में लिख दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वो भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स में या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जो आंसर निकलता है उसको भी बॉक्स में बना दो, और पेन का यूज़ मत करो, पेंसिल से करो। और एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद या तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको बॉक्स नहीं बनाना है। एट द टाइम ऑफ रिवाइजिंग आपको वहाँ पर बॉक्स आप मैथ्स और फिजिक्स के एग्जाम में बना सकते हैं। उसके बाद आता है टाई विद केयर। अब पेपर जो टाई करने का मेथड होता है वो बहुत ही प्लीज़ आराम से करना। मेरे साथ कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, अब ये पेन लिया और इसको टाई करना है, तो व्हाट दे विल डू,
इसको मतलब ऐसे यहाँ पर कॉर्नर में ये ऐसे ऐसे करके ये फाड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करेंगे और जिससे ही पेपर ऐसे फट जाता है। तो इस तरीके से टाई नहीं करना, टाई करने के लिए इस तरीके से होल्ड नहीं करना। द राइट मेथड इज पेपर को अपने ऐसे करो एंड डोंट पेन की ज़रूरत भी नहीं है और उसे ज़रा सा ऐसे कर दो, तो इससे ज़्यादा अच्छे से आपका थ्रेड टाई हो जाएगा और फट जाएगा आपका पेपर टाई करने के लिए। और टाई भी बिल्कुल ध्यान से करना है। और अगर तो स्कूल में है तो फिर भी कई बार हो जाता है कि टीचर को लगता है नहीं अच्छा बच्चा है, इसका पेपर शायद गुम हो गया होगा या मिल जाता है, लेकिन बोर्ड में इतनी ज़्यादा कॉपीज़ होती हैं आपका पेपर कोई नहीं ढूंढने बैठेगा। तो मेक श्योर कि आप इतने अच्छे तरीके से टाई कर रहे हो कि वो दोबारा से ना खुले, ठीक है। उसके बाद आता है डायग्राम विद पेंसिल। अब जो डायग्राम्स हम लोग बनाते हैं ना, उसे अगर हम पेंसिल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और प्लीज़ पेंसिल से ही बनाओ। पेन से क्या होगा, ड्राइंग है, गलत हो जाएगा, तो हमें गलत नहीं करना है, ठीक है। अब पेंसिल से गलत होगा तो हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर पेन से गलत हो गया फिर क्रॉस करोगे, कांटा मारोगे उसके ऊपर, फिर अगला डायग्राम बनाओगे, तो इससे बेटर ये रहेगा कि पेंसिल से डायग्राम बनाओ और वो ज़्यादा बेटर रहता है। और लेबलिंग भी अगर आप पेंसिल से करते हो तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद डोंट यूज़ वाइटनर। वाइटनर का यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। डू नॉट यूज़ वाइटनर। और इसकी आदत छोड़ने के लिए आई विल सजेस्ट कि वाइटनर आज से खरीदना ही बंद कर दो, ठीक है। अपनी किट में वाइटनर रखो ही मत। नोट्स खराब हुए तो कटिंग मैनर इंप्रूव करने के लिए उसको ऐसे से कट नहीं करना है, आगे से नोट्स में भी ऐसे कट करना है। वाइटनर तो अपने पास रखना ही नहीं है। क्लास टेस्ट है, प्री बोर्ड है, बोर्ड है, वाइटनर का यूज़ ही नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, वाइटनर यूज़ करते हैं पेपर में और उसके बाद उसको फिर उसमें लिखना ही भूल जाते हैं। अब यूज़ किया, उसको सुखाने के लिए रख दिया और बाद में फिर उसको उसके ऊपर लिखना भूल गए। तो डोंट यूज़ वाइटनर इन योर एग्जाम। सो दैट वॉज 15 टिप्स। पूरी 15 टिप्स जो है वो कंप्लीट हो गई। अब 2 बुलेट टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। तो पहला, न्यूमेरिकल को कैसे अटेंड करना है। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे आप अगर न्यूमेरिकल अटेंड करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को फिजिक्स के, तो कैसे, सबसे पहले तो हमें गिवन वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। जैसे इंग्लिश में गिवन लिखे, GIVEN गिवन लिखे, उसके बाद जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिखो। उसके बाद जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो उसको डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखने के बजाय ऐसे लिखो। जैसे अगर आप मिरर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो इंग्लिश में लिखो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, कोमा डाल के फिर फॉर्मूला क्या है वो भी लिखो, 1/f = 1/u + 1/v। उसके बाद उसमें लिखो पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है, और वैल्यूज़ को पुट करो। अगर आप इस तरीके से अपना आंसर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। सो इट्स अ मेथड टू अटेम्प्ट योर न्यूमेरिकल्स। फिर भी अगर आप पुटिंग वैल्यूज़ वगैरह नहीं लिखते चल जाएगा, लेकिन गिवन वैल्यूज़ ज़रूर लिख के आना अपने न्यूमेरिकल्स में, डायरेक्टली नहीं हमको आंसर सॉल्व करना है। उसके बाद आता है डोंट लीव एनी क्वेश्चन। जो सेकंड बुलेट टिप है वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो। देखो यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग तो हो नहीं रही है, तो सब्जेक्टिव है पेपर, तो कोई क्वेश्चन मत छोड़ो। अब कई बार क्या होता है ना, SST का ही होता है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम छोड़ के आ जाते हैं। तो छोड़ने से तो 0 नंबर मिलेंगे, कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर हम अटेम्प्ट करेंगे, अगर वो गलत भी है तो ऐसे तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो हमें कोई क्वेश्चन छोड़ के ही नहीं आना है। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन में से खुद से सोच के दिमाग लगा के बना के आओगे ना, तो डेफिनेटली 1-1.5 नंबर तो मिल जाएगा। तो 0 नंबर मिलने से बढ़िया तो 1-1.5 नंबर ही है। तो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्वेश्चन पेपर पर सर्कल लगा दो, उस वक्त ना करो अटेम्प्ट। बाद में टाइम बचता है, टाइम बचेगा ही, पेपर कंप्लीट होगा, उसके बाद वो क्वेश्चंस को दिमाग लगा के कुछ भी उसमें लिखाओ। कुछ भी यानी कि कुछ भी नहीं, मतलब कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से बना के लिख लो, अपनी तरफ से सोच के दिमाग लगा के लिख लो। तो डेफिनेटली आपको टीचर 5 में से 1-1.5 नंबर, 3 में से भी 1-आध नंबर तो मिल जाएगा। और 0 से बढ़िया तो वो ही नंबर हैं। तो दैट वॉज माई ऑल टिप्स। ये सभी टिप्स थी कि मेरी तरफ से, जिसकी वजह से आप अपने एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर सकते हो। और जो वो वाली दिक्कत है कि पेपर सारा आता था, अटेम्प्ट भी सारा किया, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिले, वो वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और एक और काम आपका कि आपको और कौन से टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटेजिक वीडियोस चाहिए, मोटिवेशनल भी हो सकती है, और कौन सा आप चैप्टर मुझे चाहते हो कि मैं पहले उठाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज की पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स कैसी लगी, और जो मैंने गलतियां बताई क्या वो सही हैं, क्या वो रेलेवेंट हैं, और नई वीडियोस आपको कौन सी चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, पीस।